हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत विभाजन के स्वरूप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समाजवादी का तात्पर्य होता है कि समाज में जितनी भी संबंधात्मक गतिविधियाँ उसमें समानता का व्यवहार लाना क्या कहलाता है? समाजवादी। रह गई बात, कोई भी समाजवादी विचारधारा मानव समाज के अंतर्गत तब तक अपूर्ण है जब तक वह आर्थिक समानता को बढ़ावा न दे। हाँ, आर्थिक समानता का तात्पर्य होता है कि जो आपका मेहनत है आपको उचित लाभ मिले, जो मजदूर का मेहनत है उसके अनुसार उचित लाभ मिले, यानी आर्थिक शोषण को हटाओ, स्वस्थ आर्थिक निर्णय लेना क्या कहलाएगा? एक समाजवादी। उसी तरह से राजनीतिक अवसरों में, सरकारी नौकरियों में, मानव व्यवहार में, उपासना इत्यादि स्थानों में जो समान विचारधाराएं हों, समान व्यवहार हों स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष के अन्य जातियों के प्रति, या सभी जातियों में जो समान व्यवहार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? समाजवादी विचारधारा। यानी मनुष्य के विभिन्न संबंधों के अंतर्गत समान रूप से जो व्यवहारिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि गतिविधियों का स्वीकार की जाती हैं, इत्यादि गतिविधियां स्वीकार को कहते हैं समाजवादी। नारीवाद का तात्पर्य होता है कि महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिस्थिति का निर्माण करना या विचार, भाव इत्यादि को बढ़ाना क्या कहलाता है? नारीवाद। यानी समाज में समानता का, संबंधों के अंतर्गत समानता का विचारधाराओं को बढ़ाते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ परिस्थिति, स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करना क्या कहलाता है? समाजवादी नारीवाद कहलाता है। अब हम देखेंगे विभाजन क्या है। अगर वास्तव में नारीवाद के अंतर्गत, समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत ये विभाजन क्या है? विभाजन का सीधा सीधा अर्थ है बांटना। अगर हम बांटते हैं, कैसे बांटते हैं और उस बटी हुई परिस्थिति में किस प्रकार से समाजवादी नारीवाद की स्थापना करें, इसी बात को इस वीडियो के अंतर्गत हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। विभाजन की अगर हम बात करें तो कार्यक्षेत्र, अगर देखा जाए तो महिलाओं का ज़्यादातर कार्यक्षेत्र घरेलू है, सीमित परिस्थितियों में ही कार्यक्षेत्र है। यद्यपि वह कार्यक्षेत्र बहुत है, उसमें घरेलू कार्यक्षेत्र ज़्यादा है और बाहरी कार्यक्षेत्र या राजनैतिक कार्यक्षेत्र या सामाजिक कार्यक्षेत्रों में महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के अगर देखें, या विभाजन का स्वरूप यानी बटा हुआ, यानी भाग में बटना या अलग होने का जो स्वरूप है स्त्री पुरुषों के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यानी घरेलू कार्यक्षेत्र महिलाएं और बाहरी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पुरुष, सामाजिक, राजनैतिक सब पुरुष मिलते हैं। अगर हम बात करें इस कार्य क्षेत्र में बटा हुआ परिस्थिति तो है, अब इसमें समाजवादी नारीवाद की स्थापना कैसे करें? विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि महिलाएं कार्य के दृष्टिकोण से पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं, बस अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो नारीवाद समाजवाद की स्थापना के अंतर्गत कार्य क्षेत्र जो बटे हुए हैं महिलाओं के लिए घरेलू और बाहर के लिए पुरुष, उन कार्य क्षेत्रों में दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए तो समाजवादी नारीवाद की स्थापना होगी। दूसरा अगर हम विभाजन देखें तो सांस्कृतिक विभाजन, पुरुष दूसरे संस्कृति में विवाह करे तो अच्छा है, लेकिन वही लड़की विवाह करे, किसी की बेटी कहे कि हम दूसरे संस्कृति, दूसरे समाज, दूसरे धर्म, दूसरे जाति इत्यादि में विवाह करूं तो पुरुष सोचता है कि हमारी इज्जत चली गई। एक प्रकार से सांस्कृतिक विभाजन वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन, वैवाहिक संबंध इत्यादि में भी भेदभाव देखने को मिलता है। अगर हम एक ही संस्कृति के अंतर्गत बात करें तो पुरुष सोचता है कि महिला पूरे संस्कृति का फॉलो करे और पुरुष अपने आप में स्वतंत्र रहे। यह भी विभाजन या यह भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसे समाप्त करने के लिए क्या तरीका है? इसे समाप्त करने के लिए यही तरीका है कि समानता का अधिकार जिस तरह से पुरुष को मिला है उसी तरह से महिलाओं को भी सामाजिक क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मिले। तो जो सांस्कृतिक भेदभाव है, पुरुष द्वारा अपने ही संस्कृति के अंतर्गत या पुरुष द्वारा
स्त्री द्वारा अन्य संस्कृति के अंतर्गत जो भेदभाव किए जाते हैं उसे समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए कठोर कानून बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें महिला हो या पुरुष हो, दोनों अकेले ही समाज से या अपने संस्कृति से संघर्ष की अवस्था में आ जाते हैं। अब रह गई बात कि यह जो सामाजिक विभाजन है यह कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, वह परिस्थिति और विभिन्न घटनाओं के वास्तविक स्थिति पर ही निर्भर करती है। जिसको न्यायालय निर्णय दे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे समझदार वर्गों में, समझदार समाज में, शिक्षित समाज में ये सांस्कृतिक विभाजन कम हो जाता है। अगर हम बात करें शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के अंतर्गत भी भेदभाव देखने को मिलता है, विभाजन देखने को मिलता है। पुरुष को ज़्यादा लोग पढ़ाने पर बल देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। या लड़कियों वाला विषय गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, साहित्य इत्यादि पर बल देते हैं। पुरुष में विज्ञान वर्ग में ज़्यादा, पुरुष के लिए विज्ञान वर्ग पर ज़्यादा बल देते हैं। पुरुष पर अधिक, लड़के पर अधिक पैसा खर्च करके पढ़ाने या विदेश पढ़ाने पर बल देता है। महिलाओं पर वो कम खर्च करने पर बल देता है। महिलाओं का जो है शादी विवाह की बात देख करके उनके पढ़ाई का दूसरा स्वरूप बदल देता है। तो एक प्रकार से शिक्षा में भी विभाजन स्त्री पुरुष के द्वारा देखने को मिलता है। वही माँ है जहाँ अपने लड़की का पक्ष लेना चाहिए वहाँ अपने बेटे का भविष्य देखती है, तब वो लड़की में ही भेदभाव करती है। स्त्री से ही भेदभाव करनी। तो एक प्रकार से अगर विभाजन देखें तो शिक्षा में भी यह विभाजन देखने को मिलता है। अब विभाजन ये कम कैसे हो? जैसे होता है ना कि जो बड़ा हृदय वाला होता है वह पूरे संसार को भगवान का ही रूप मान करके सबके संग उत्तम व्यवहार, उत्तम न्याय, उत्तम भाषा, उत्तम आचरण करता है। तो शिक्षा का हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी शिक्षा में समावेशित अगर कर दिया जाए तो लड़के लड़कियों के प्रति जो शिक्षा में विभाजन है, यानी बटा हुआ दृष्टिकोण है, बटा हुआ विषय है, उसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो जो उच्च संस्कार वाले माता पिता होते हैं उन घरों में देखने को नहीं मिलता। परंतु आज के समय में यह परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षा को लोग अपने स्वार्थ और धन से जोड़ के देखते हैं, न कि मानवीय मूल्य, मानवीय व्यवहार से देखते हैं। अगर मानवीय मूल्य, मानवीय व्यवहार से देखा गया होता शिक्षा को, तो दिल्ली में सब लोग पढ़े होने के बावजूद भी समस्याएं बढ़ती नहीं। वहाँ व्यवहारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। विदेशी संस्कृति में तो पर्याप्त है ही है। तो हम कहने का मतलब हमारा ये है कि जो शिक्षा है यह भेदभाव, जब तक आप आध्यात्मिक मूल्य और वैज्ञानिक मूल्य को आप नहीं स्वीकार करेंगे, उनके साक्ष्य प्रमाणों को शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते हुए अपनी विचारधारा, अपने सोच समझ को ऊंचा नहीं करेंगे, तब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में विभाजन है उसे आप समाप्त नहीं कर सकेंगे। अर्थात महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, समान विचारधारा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो यानी महिलाओं में समाजवादी नारीवाद को अगर बढ़ावा देना है तो निश्चित रूप से शिक्षा में स्वतंत्रता और समानता को अपनाना होगा और भेदभाव को ज्ञान द्वारा कम करना होगा। आगे स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ यह है व्यक्तित्व के विकास में पुरुष जितना स्वतंत्र है, क्योंकि हर व्यक्तित्व की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है। हर आदमी में कुछ न कुछ विशेष है जिसके सहारे प्रकृति उसका जीविकोपार्जन या उसके जीवन में विकास का मार्ग देती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता महिलाओं या बालिकाओं में जो विशिष्टता है उसके आधार पर उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुरुषों में जो, लड़कों में जो विशिष्टता है उसके आधार पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्थिति क्या है कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता की बात किया जाए, घरेलू स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लड़के लड़कियों में, परिवार में भेदभाव देखे जाते हैं। इन भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लड़कियों और लड़कों को उनके विशिष्ट गुणों और विशिष्ट कला कौशल, रुचि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता अगर प्रदान किया जाए तो जो ये भेदभाव होने की कंडीशन है या उनके स्वतंत्रता में जो बाधा उत्पन्न करने की स्थिति है घरेलू स्तर पर
या शैक्षणिक या सामाजिक कार्य और दायित्वों के अंतर्गत जो भेदभाव मिलता है, जहाँ पर महिलाओं की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है। अगर सामान्य वे में जैसे समझिए, विधायक और सांसद महिला है, लेकिन पुरुष ज़्यादा ही जाके उसका प्रतिनिधि बन के काम करता रहता है, तो ऐसे समस्या में, ऐसे में तो भेदभाव हो ही गया ना। उसी तरह से स्वतंत्रता उनको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने विशिष्टता के आधार पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तब जा कर के जो है यह विभाजन को घटा सकती है, यानी भेदभाव को कम कर सकती है। अगला है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का मतलब जो संपत्ति है, जो विरासत है, उसमें पितृसत्तात्मक परिवार में पुत्र ही अपने पिता का जो है संपत्ति को प्राप्त करता है। अब ये उत्तराधिकार के अंतर्गत भेदभाव है, लड़कियों को कुछ नहीं, लड़कों को ही सब कुछ, ऐसा है। परंतु इस उत्तराधिकार के अंतर्गत यह सुधार करना आवश्यक है कि जो लड़का या जो बहू या जो बेटी उसके बुढ़ापे में सहारा बनता है, सेवा करता है, माता पिता का सम्मान रखता है, उसको यह अधिकार प्राप्त हो। न कि नालायक 4 बेटे, बहन आके सेवा, बेटी आके सेवा कर रही है तो बेटी सेवा करे तो बेटी को उत्तराधिकार मिल जाए, ताकि उसकी अंत तक प्रसन्नता बनी रहे। क्योंकि आप याद रखिए, पिता प्राण देता है, माता शरीर देती है, इसलिए हम लोगों के शरीर पर, हम लोगों के जीवन पर पूरा अधिकार माता पिता का होता है। पूरा अधिकार जिसे आप भगवान मान के गुरु मानते हैं उसका भी होता है। भगवान का तो पूरी सृष्टि पर अधिकार है, तो आप पर भी अधिकार है। परंतु प्रत्यक्ष जो देवी देवता कहे जाते हैं वो माता पिता ही हैं। तो उत्तराधिकार के अंतर्गत जो भेदभाव किया जाता है कि वो लड़कों को ही वह संपत्ति प्राप्त हो, उस जगह उस विभाजन को या उस भेदभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जो उनकी सेवा करेगा वो प्राप्त करेगा। अब रही बात, जिसके माता पिता के पास कोई संपत्ति ही ना हो, कोई विरासत ना हो, उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि याद रखिए, गरीबी 1000 दुखों का घर होती है। हर सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि गरीबी में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। अब तो हमारा देश या इतना विकसित देश तो है नहीं कि सरकार बेरोजगारी भत्ता बांटे या वृद्धा पेंशन दे। ऐसी परिस्थिति सब जगह या हर देशों में नहीं होती। जो अपने देश की कंडीशन है, ये उत्तराधिकार के अंतर्गत जो भी संपत्ति है, जो माता पिता सेवा करें उसको प्राप्त हो, ताकि यह जो लड़के और लड़कियों के आधार पर जो उत्तराधिकार में विभाजन किया गया है, बांटा गया, उसे घटाया जा सके। तब जो है समाजवादी नारीवाद की स्थापना होगी। आगे अगर हम बात करें लिंग की, लिंग के तात्पर्य है स्त्री और पुरुष, लड़के या लड़कियों के आधार पर भी विभाजन होता है कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को ऐसे रहना चाहिए। लड़का जन्म लिया तो बहुत खुशी, लड़की जन्म लिया तो बहुत दुखी, लड़की पेट में है तो भ्रूण हत्या करा दो। ये सब अनेक प्रकार के जो प्रताड़ना दी जाती हैं, घरेलू हिंसा के जो बढ़ावा दिया जाता है स्त्री पुरुष के भेदभाव के आधार पर। हाँ, स्त्री सोचेंगे कि ये तिरिया चरित्र कह रही है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर जो विभाजन है, सोच के नज़रिए में, व्यवहार के नज़रिए में, जीवन के नज़रिए में, प्रसन्नता के नज़रिया में जो भेदभाव है, उसे भी घटाना चाहिए। वह विभाजन तो देखने को मिलता ही है, तो उसे घटाने के लिए क्या करें? तो इसके लिए यही आवश्यक है कि आदमी वास्तव में अपने गुण और कर्म से महान होता है, न कि स्त्री पुरुष के जन्म से, ना कि जो है वह किसी बड़े घर में जन्म लेने से। वास्तव में जो स्त्री पुरुष के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार का भेदभाव होता है या विभाजन होता है, नज़रिया का विभाजन, सोच का विभाजन, प्रसन्नता का विभाजन होता है, उसे घटाने के लिए इस बात पर ज़्यादा हमको महत्व या फोकस या प्रचार प्रसार करना चाहिए, जागरूकता को फैलाना चाहिए कि वास्तव में जो गुण और कर्मशील है, जो गुणी हो, गुण के साथ कर्मशील हो, वही आगे है, वही अच्छा है, वही सबको लाभ दे सकता है। इस बात पर अगर विशेष समझ, प्रचार प्रसार इत्यादि माध्यमों से इस पर समझाया बुझाया जाए तो निश्चित रूप से लिंग के अंतर्गत जो विभाजन है उसे हम घटा सकते हैं। एक स्वस्थ समाज,
समाजवादी समाज की स्थापना महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के विकास की अवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए स्थापित कर सकते हैं, या ऐसे समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत समाजवादी नारीवाद क्या होता है ये भी आप समझ गए हैं, विभाजन का भी अर्थ आप समझ गए होंगे, इन विभिन्न प्रकार के विभाजनों का क्या स्वरूप है और उसे कैसे घटाया जाए यह भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें हम कई चीज़ें बताएं। क्योंकि अगर हम जब तक विभाजन को लिखेंगे नहीं तब तक आप उसमें घटाते हुए नारीवाद की स्थापना कैसे करेंगे, आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है उन्हें हम किस प्रकार से विभाजन को घटा सकते हैं, इस बात को समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।